गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी ग्रुप पे। तो बीएसएससी का 2017 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें कुछ सवाल मैंने करवा दिया है। आज कुछ ये इतनी सवालें हैं, ये मैं आज करवा देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार ये पूछा गया सवाल है। तो पहला सवाल है हमारा, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसकी क्या कहानी है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, देखिए चंपारण सत्याग्रह वैसे हुआ था 1917 में, ठीक है ना। ये बिहार का एक अभी जिला भी है। तो ये 1917 में प्रारंभ शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह। लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह से पहले की यदि हम बात करें तो उस समय महात्मा गांधी 2 साल चंपारण सत्याग्रह से पहले 1917 से 2 साल पहले महात्मा गांधी जब लंदन से जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे तो वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। और साउथ अफ्रीका वहाँ अपनी पहली काले घोड़े के भेद के खिलाफ उन्होंने जो अपनी सत्याग्रह शुरू किया था, वहाँ से वो साउथ अफ्रीका से 1 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे थे। 1 जनवरी 1915 को ये दिन था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौट करके भारत आए थे। तो जब ये आए थे महात्मा गांधी भारत, तो इनके गुरुजी हुए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सीधा जाकर के अपने गुरु से मिले गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको समझाया कि देखो अभी आप नई भारत में अभी साउथ अफ्रीका से आए हो, तो अभी ज़्यादा कुछ बोलना मत। अभी सिर्फ क्या करो, आप अपनी आँख और कान खुली रखो, जुबानें बंद रखो। इन्होंने इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको उपदेश दिया। वो ये कहना चाहते थे कि आंखें खुली रखो, मतलब भारत को देखो, भ्रमण करो कि क्या स्थिति है यहाँ की, जनता क्या चाहती है। कानें खुली रखो, सुनो भारत की जनता क्या कहती है और वो क्या चाहती है। एक सेकंड सर, थोड़ा उसको होल्ड कीजिएगा। तो गोखले साहब ने कहा गांधी जी से कि आप अपनी आँख कान खुली रखो और जुबानें बंद रखो। आँख से देखो, कान से सुनो, पर जुबान से बोलो नहीं। पहले भारत का भ्रमण करो, देखो यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो महात्मा गांधी आते ही भारत में कोई कदम नहीं उठाया उस समय में। तो देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा भारत के एक मैप के साथ समझाते हैं आप लोगों को, तो थोड़ा जब बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये भारत है, ये हमारा बिहार है। तो बिहार के आप इधर जाओगे, पश्चिमी बिहार में जाओगे तो आपको चंपारण पड़ जाता है, जो कि यूपी से इसका सीमा लगता है। ये पश्चिमी बिहार में पश्चिमी और उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे जाइएगा तो ये चंपारण है। तो हालांकि महात्मा गांधी जब आए तो उस समय उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्शन लिया नहीं। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि 1916 की बात कर रहे हैं, 1916 में ये यहीं पे यूपी है। तो यूपी में 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, समझ रहे हैं। उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। उसमें बात करें तो हम कृपलानी साहब थे, उसके अलावा राजकुमार शुक्ल थे, इन लोगों ने भाग लिया। तो हालांकि राजकुमार शुक्ल वो बिहार के एक बहुत बड़े जाने माने किसान माने, बहुत बड़े किसान थे। तो उन्होंने इस लखनऊ अधिवेशन में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक को इन्वाइट करने के लिए गया था। लेकिन जब ये लखनऊ अधिवेशन यूपी में जब वहाँ पहुँचा तो इनको सलाह मिला कि बाल गंगाधर तिलक को न ले जाके गांधी जी को ले जाओ। तो ये इनको एक सलाह मिला, तो तब से वो गांधी जी के पीछे ही पड़ गया राजकुमार शुक्ल। तो हालांकि एक ब्रज किशोर प्रसाद एक बहुत बड़े वकील थे उस समय के, ब्रज किशोर प्रसाद। नाम कहाँ पे लिख दे, यहीं पे लिख देते, ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद, आप लोग जेपी जी का नाम सुने हैं? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, उनके ये ससुर जी थे। जयप्रकाश नारायण के ससुर जी थे ये ब्रज किशोर प्रसाद, और ये बहुत बड़े जाने माने वकील थे उस समय।
तो बिहार के किसान का जो स्थिति था, तो हालांकि इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में बिहार के जितने भी जो समस्या थी जनता की, सारी समस्या को इन्होंने रखा वहाँ। तो कांग्रेस ने बिहार की किसान के लिए एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया, लेकिन फिर भी उस प्रस्ताव से राजकुमार शुक्ल खुश नहीं हुए। वो एकदम जिद पर आ गए राजकुमार शुक्ल, ये एकदम जिद पर थे कि ये प्रस्ताव से कुछ नहीं होने वाला है। तो गांधी जी के पीछे पड़ गए कि गांधी जी आप चल करके एक बार जो बिहार के किसानों की जो स्थिति है वो थोड़ा देख लीजिए। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि अभी मैं जब तक बिहार जा कर के वहाँ की स्थिति को नहीं देखूंगा तब तक मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। तो बोला ठीक है आप चलिए। तो उस समय तो वो मना कर दिए गांधी जी। उसके बाद कुछ दिन बाद लखनऊ से ये चले गए कानपुर। तो जब ये कानपुर गए तो राजकुमार शुक्ल एकदम जिद्दी बन गए, एकदम ढीठ। वहाँ पे वो मना कर दिया गांधी जी ने। तब भी ये भाई साहब ने एकदम जीत पर हुए थे कि गांधी जी को लेके ही जाएंगे बिहार, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये लखनऊ से कानपुर भी पहुँच गया पीछे पीछे कि गांधी जी अब तो ये क्या है, बिहार यहाँ से कानपुर से नज़दीक पड़ता है, अब तो चलिए। और संयोग से ये जो बिहार का जो क्षेत्र है चंपारण, वो भी बिहार इसे यूपी से सटा हुआ है। तो बोला अब तो नज़दीक पड़ता है, अब चलिए। तो इन्होंने एक बस वचन दिया कि मैं बिहार आऊँगा, आप टेंशन ना करो, मैं बिहार आऊँगा। तो ये वचन देने से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक प्रेशर भी आया कि मैंने वचन दे दिया है, समझ रहे हैं। उसके बाद ये कानपुर से बिहार आए नहीं। उसके बाद ये सीधा यहाँ से यूपी से कानपुर से सीधा पहुँच गए गुजरात, अहमदाबाद अपने आश्रम में। और राजकुमार इतना ढीठ कि राजकुमार शुक्ल वहाँ भी पहुँच गया अहमदाबाद में, समझ रहे हैं। तो जब यहाँ पहुँचे तो गांधी जी को लगा कि यार ये ऐसा किसान है, अब इनके जिद से ना उनको थोड़ा सा प्रभावित हो रहे थे वो गांधी जी। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करो कि अगर मुझे बिहार जाना है तो हम 7 अप्रैल को कोलकाता जा रहे हैं, वहाँ जब जाएंगे तो हम आ जाएंगे। तो 7 अप्रैल को इनको अहमदाबाद से आना था महात्मा गांधी को कोलकाता, समझ रहे ना, अहमदाबाद से आना था कोलकाता। सुन लीजिएगा, एक ही बार दिमाग में बैठ जाएगा ये कहानी। अहमदाबाद से इनको आना था कोलकाता 7 अप्रैल को। और ये भाई साहब राजकुमार शुक्ल 7 अप्रैल से पहले जाकर के डेरा डाले हुए थे कलकत्ता में, महात्मा गांधी के इंतज़ार में कि वो आएंगे हम लेके जाएंगे। जब महात्मा गांधी गए तो पता चला कि राजकुमार शुक्ल मेरे से पहले पहुँचे हुआ है। महात्मा गांधी और ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो अब थोड़ा सा महात्मा गांधी पिघल गए थे, तो इन्होंने 10 अप्रैल को पहली बार बिहार में कदम रखा। हालांकि बिहार से उनका कोई बड़ा लगाव भी नहीं था, वो कभी सोचे भी नहीं थे कि मैं बिहार कभी जाऊंगा, समझ रहे ना। लेकिन बिहार आने के बाद इतना इनका जो है बिहार से बहुत ज़्यादा रिश्ता लगाव हो गया था। तो ये कोलकाता से फिर आए बिहार पटना, और 10 अप्रैल को, समझ रहे हैं, 10 अप्रैल को फिर पटना से ये आए मुजफ्फरपुर। जब मुजफ्फरपुर आए थे तो मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे संयोग से उस समय। तो जेबी कृपलानी एक विश्वविद्यालय में आए थे महात्मा गांधी जी, तो उसी में संयोग उस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी और कुछ छात्र लोग थे जिन सभी ने मिलकर के महात्मा गांधी का स्वागत किया। और उसके बाद भाई साहब पहुंच गया ये राजकुमार शुक्ल, ये एकदम मुजफ्फरपुर को छोड़ के पहले पहुंच गया चंपारण कि बाप महात्मा गांधी आने वाला, चलो चलो वहाँ जो स्वागत होगा हम लोग करेंगे। अभी भाई साहब पहुँच गए अपना ज़िला में चंपारण में, और वहाँ गए। जो भी उनके सहयोगी लोग थे सब ने मिल करके महात्मा गांधी के लिए बहुत बड़ा एकदम स्वागत समारोह किया। फिर महात्मा गांधी 15 अप्रैल को पहली बार चंपारण की धरती पर अपनी कदम रखे थे। और हालांकि वहाँ के कमिश्नर से इनको कोई आदेश अनुमति नहीं मिला, फिर भी इन्होंने अहिंसा काम शुरू किया। और संयोग से चंपारण के जितने भी लोग थे, आम जनता पब्लिक थी, बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। और संयोग से यहीं से इनका पहला सत्याग्रह शुरू होता है, बिहार से ही, समझ रहे ना। और जब इनका सत्याग्रह यहाँ सफल हुआ तो यहाँ अच्छा ये क्यों, मतलब ये चंपारण आंदोलन हुआ क्यों था ये मालूम होगा आप लोगों को। 3 कट्ठा पद्धति था। अंग्रेज यहाँ क्या करता था कि 1 बीघा, जैसे कि अगर 20 कट्ठा खेत है, 20 कट्ठा खेत है तो इसमें से 3 कट्ठा जो उपजाऊ भूमि होता था ना, उस पे नील की खेती करवाता था अपने मनमाने ढंग से। और उस नील की खेती से कहीं ना कहीं ज़मीन की उर्वरा शक्ति की नाश होती थी, समझ रहे। तो
ये 3 कट्ठा में अपना नील की खेती करवाते थे, जिससे किसान, वहाँ के किसान बहुत परेशान था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने अहिंसा सत्याग्रह शुरू किया और संयोग से महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और इनको ये कामयाबी भी हासिल हो गया। तो जब इनको कामयाबी हासिल हुआ तब इनके अंदर का हौसला और बढ़ गया और उसी समय इन्होंने एक प्रण भी लिया कि आज से मैं सिर्फ एक वस्त्र पे ही अपनी सारी ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। और तभी इनको वहीं से इनको एक महात्मा की उपाधि मिला। समझ रहे ना, वहीं से इनको किसी की उपाधि मिला, महात्मा की। और ये चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ? 1917 में। समझ गए? तो ये कहानी था। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? ये 2017 का बीएसएससी का पूछा हुआ सवाल है। आंसर क्या होगा? 1917। कहानी समझ गए? चंपारण सत्याग्रह कहानी समझ गए क्यों हुआ था? तो चलिए मिटा दे इसको। ओके। महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर पहली बार कदम कब रखे थे? 15 अप्रैल को। 7 अप्रैल को उनको कोलकाता आना था, फिर 10 अप्रैल को पटना है, पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से 15 तारीख को वो गए चंपारण। और वहीं उनको मुजफ्फरपुर में ही इनको राजेंद्र बाबू से भी उनकी मुलाकात हुई थी पहली बार। चलिए आगे देख लेते हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो आप लोगों ने तो घुमा नहीं है, मैं तो घूम चुका हूँ। जालियांवाला बाग कहाँ पर है तो आप जाइएगा। तो मैं बस बार बार ये मिटाना अच्छा नहीं लगता है, ये बार बार बना मिटाना भारत को मुझे ज़रूरत पड़ जाता है। चलिए, तो ये पंजाब है। पंजाब में आप आइएगा तो पंजाब में आपको पंजाब का एक शहर है अमृतसर। समझ रहे ना? और अमृतसर जब आप स्टेशन पर उतरिएगा, अमृतसर स्टेशन पर उतरिएगा तो अमृतसर स्टेशन से थोड़ी दूर और जाइएगा ना आप लोग, ज़्यादा देर बहुत कम भाड़ा लगता है। जब मैं गया था, कब गया था मैं? 2015 में गया, आसपास 15 में गया था मैं। 10th का एग्ज़ाम दे करके पास होकर के मैं गया था वहाँ। तो अमृतसर स्टेशन उतरिएगा ना तो अमृतसर स्टेशन से थोड़ी दूर पड़ता है आपको स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल आने से पहले ही आपको मिल जाएगा, बस 10 कदम पीछे, थोड़ा देर पीछे है, वहीं पे आपको मिल जाएगा जालियांवाला बाग अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल से थोड़ा सा पीछे। और इस जालियांवाला बाग में जाइएगा तो ये एक गार्डन है। इस गार्डन में अभी भी दीवारों पर जो अंग्रेज़ों ने जो गोली चलाया था तो वो गोली का निशान अभी भी दीवारों पे है। समझ रहे हैं? तो हुआ ये था कि 8 मार्च 1919 को अंग्रेज़ों ने एक रॉलेट एक्ट पारित किया था। समझ रहे हैं? रॉलेट एक्ट। अब ये है क्या? तो अंग्रेज़ों ने जो रॉलेट एक्ट पारित किया वो ये कहता था कि भारतीय लोग हैं उसे बिना किसी अपराध के अपने शक के बुनियाद पर उसे पकड़ करके जेल में डाल सकता था वो। उसके अलावा अगर जेल में डाल दिया तो अपराधी को फाइनल सज़ा सुनाने के लिए एक जूरी होता है, जजों का समूह होता है। लेकिन उस समय कई जज लोग मिल करके एक फाइनल फैसले पे जाते हैं, लेकिन वो उसमें जजों का समूह भी नहीं रखा गया था, सिर्फ एक ही जज था जो मनमानी ढंग से अपना फैसला सुनाता था। एक तो ये। दूसरी बात ये था कि अगर अपराधी को लगता था कि मतलब उसके अपराध नहीं है, उसके अलावा उसे सज़ा दिया जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं मतलब कोर्ट पे अगर शक होता था, तो ये होता है कि अगर आपको किसी कोर्ट पे शक है तो आप अपनी मुकदमा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। समझ रहे ना? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये भी अधिकार छीन लिया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत पकड़े गए अपराधी को हाई कोर्ट से आगे जाने की अनुमति भी नहीं थी। समझ रहे ना? इतनी अत्याचार होती थी उस समय। तो इसी के विरोध में 8 मार्च 1919 को जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, उसके विरोध में अमृतसर में कुछ लोग ने पंजाब में कुछ लोग मिलकर के इसके विरोध में कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। समझ रहे? अच्छा, हुआ ये था कि अमृतसर में जो ये गार्डन था ना, देखिए हम सिर्फ गार्डन बनाते हैं, ये देखिए ये एक पार्क है मान लेते हैं, समझे? और यहाँ पे कुछ लोग जो है ना अपनी बातें चित कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है पेड़ है, और यहाँ पे ये कुआं है। समझ रहे हैं? संजोग से अमृतसर पंजाब में गर्मी के महीने में ही एक मेला लगा हुआ था। दूर दूर से लोग मेला देखने के लिए आए हुए थे। अप्रैल गर्मी का महीना होता है, धूप ज़्यादा रहता है।
तो मेला में इतनी भीड़ थी कि लोगों को जब गर्मी लगता था ना तो लोग आराम करने के लिए कहीं छाया खोजते थे। तो जिनको गर्मी लगती थी वो लोग इस दरवाजे से आकर के और पेड़ के पास में आकर के कुछ बैठते, कुछ खाते, या फिर किसी के पास जिसके पास बच्चा था, छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उसको आराम से ठंड के छाया में सुला देते थे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे भीड़। अच्छा, यहाँ पर आता था तो लोग कहते थे कि अरे इधर मतलब कुछ लोग बैठ कर बातें कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो उन लोग, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं अगर भीड़ लगा हो तो देखते हैं ना कि क्या हो रहा है भीड़ में। तो ये लोग अपनी पत्नी बाल बच्चे को छोड़ करके चला जाता देखने के लिए। इस तरह से बहुत लोग जमा हो गए, भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अंग्रेज़ों को पता चला कि जालियांवाला बाग में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ मतलब लोग नीति बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और उस समय जनरल डायर एक कमीना सब इतना ख़राब था, जनरल डायर। अच्छा, ये अगर माने तो पूरी हमारे भारत की आज़ादी के दरमियान जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, सबसे कहीं ना कहीं दर्दनाक अगर घटना है तो वो अमृतसर का घटना था, जालियांवाला बाग वाला। समझ रहे? और कहीं तो चलो कहीं मुठभेड़ हुआ है तो कहीं मतलब मारा गया था, लेकिन यहाँ निर्दोष लोग जो मेला देखने के लिए आए थे, बच्चों के साथ आए थे, बीवी के साथ आए थे, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना पूरी लड़ाइयाँ में मुझे नहीं लगता है कि और कहीं हुआ होगा। तो यहाँ सीधा जनरल डायर अपनी सेना के साथ आया और जो भी एक ही तो गेट था बाहर निकलने का, ये गेट बंद करवा दिया और यहाँ पर से पूरी सेना को खड़ा करवा करके सीधा फायरिंग का आदेश दे दिया जनरल डायर। और वो फायरिंग तब तक चलता रहा जब तक उसका गोली बारूद ख़त्म नहीं हो गया। अब यहाँ पे भीड़ पे आँख मूंद के अंधाधुंध फायरिंग हो रहा है। यहाँ पे जो लोग भीड़ में वो भागने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग तो भाग रहा है, अब इधर दीवार है बराबर, छड़प तो पाएगा नहीं और गेट एक ही है। तो लोग क्या करते थे, अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूदक गए। अब कुआं में जंप तो कर गया तो एक लोग जंप कर गया तभी तो बचेगा। अब उसके पीछे और कई लोग हैं जो जान बचाने के लिए कूदक गया गोली के डर से। अब जो लोग अंदर गया वो दब के मर गया, जो लोग ऊपर है वो गोली से मारा गया। और इतनी बड़ी दर्दनाक घटना, लगभग कहा जाता है कि 400 से 1000 लोग गोली से मारा गया था और 1200 लोग के आसपास जो है ना घायल हो गए थे। आप समझ सकते हैं, एक लोग मरता है तो हम लोग कितनी अफसोस करते कि अरे किसी को गोली लग गया है। 400 से 1000 लोग सीधा भून दिया गया। समझ गए ना? और वो भी निर्दोष लोग। तो ये कहाँ था, ये जालियांवाला बाग कहाँ हुआ है? अमृतसर में। ये क्लियर हो गया आपको? ये भी क्लियर हो गया, समझ गए ना? और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अप्रैल मैंने बोला कभी भी अगर याद ना रहे तो इतना समझ लीजिएगा कि चंपारण आंदोलन और ये जालियांवाला बाग दोनों गर्मी के मौसम में हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो ये भी गर्मी के मौसम में हुआ था। अच्छा, ये तो इस कहानी से याद हो जाएगा कि लोग गर्मी की वजह से छाया में गए थे बैठने के लिए। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन में कभी भी अगर आपको गर्मी वाला समय दिखे, कहीं मार्च दिखता है तो मार्च में उतना गर्मी नहीं होती है कि नहीं? या फिर कभी अगर अगस्त वगैरह दिखे तो अब अगस्त में बारिश का मौसम होता है। तो जो भी महीना आएगा तो देख लीजिएगा गर्मी का कौन सा महीना आता है। अगर नहीं भी याद रहेगा तो गर्मी के महीने में मार दीजिएगा, अप्रैल देगा ही। समझ रहे हैं ना? तो 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। समझ गए? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, मिटा दें। और वो सेना थी अंग्रेज के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? अंग्रेज का सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? जनरल डायर। चलिए, ये दूसरा सवाल हो गया। अब उसके बाद है तमिलनाडु में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो तमिलनाडु में ये हम आ गया तमिलनाडु और ये आ गया केरल। और इधर आइएगा ना तमिलनाडु में तो आप कोयम्बटूर और कोयम्बटूर को कोयम्बटूर कहा जाता है। कोयम्बटूर है, ई रोड है, इन सभी स्टेशनों पर उतर करके आप जाइएगा ना तो थोड़ी दूर पड़ता है आपको नीलगिरी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। समझ रहे हैं ना? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है जो कि केरल और तमिलनाडु को दोनों को लगभग जोड़ता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी पे जाइएगा तमिलनाडु में तो आपको कई तरह की जनजाति मिलेगा, जिसको याद रखने के लिए हम ये कर सकते हैं BEKT बैक्ट बोले तो इससे अगर हो जाएगा तो बगड़ा जनजाति, बगाड़ा या बगड़ा जनजाति है, बगाड़ा जनजाति। ई से आपको आ जाएगा इरुल्स जनजाति। के से आ जाएगा क्रूबा जनजाति और टी से आ जाएगा टोड जनजाति। और ये सभी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों पे। समझ रहे ना? टोड जनजाति तो चाय की खेती भी करता है, टोड जनजाति वो चाय की खेती करता है, ये क्रूबा वगैरह जो आलू वगैरह खेती करता है। और जो इरुल्स जनजाति है ये जंगली पौधों से कुछ मेडिसिन दवाई वगैरह बनाते हैं। समझ रहे ना?
ये इरुल्स जनजाति। तो यहाँ दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है तमिलनाडु की इरुल्स जनजाति, समझ गए। तो आपके ऑप्शन में आएगा तमिलनाडु में पाए जाने वाली कौन सी जनजाति है, तो 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से एक इरुल्स दिया हुआ है जो कि 2017 में पूछा गया सवाल था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इरुल्स। इसमें से कोई भी आएगा तो आंसर हो सकता है, याद रखिएगा इसको। बगाड़ा हो, इरुल्स हो, कुरुबा हो या टोड हो, कोई भी जनजाति है जो सभी कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में मिल जाएगा ये, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा इरुल्स। इसका आंसर है अमृतसर, अमृतसर इरुल्स। चलिए एक मिनट, उसके बाद है आपको जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसको मिटा देते हैं। इरुल्स जनजाति कहाँ पाई जाती है, बगाड़ा जनजाति, टोड जनजाति, कुरुबा। चलिए किस पहाड़ी पे मिलेगा ये, नीलगिरी की पहाड़ी पे। चलिए उसके बाद है जाड़वा जनजाति। तो देखिए जाड़वा जनजाति आपको जब बंगाल की खाड़ी में आइएगा तो ये है अंडमान, उसके बाद होगा आपको निकोबार, समझ रहे ना। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, दोनों का साथ नाम दिया गया है अंडमान निकोबार। ये नहीं समझ लीजिएगा कि अंडमान निकोबार एक वो जगह है, समझ रहे ना। इसमें आपको कई अंडमान पढ़ने को मिलेगा, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, और हर एक अंडमान को एक जो बीच में चैनल आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चैनल है जो किस अंडमान को अलग करता है, समझ रहे ना। जैसे कि आपको TLC पढ़ना पड़ेगा, TLC बोले तो 10 डिग्री चैनल आ जाएगा। इसके बाद TLC कहाँ है, ये TLC यहाँ पे एक चैनल है जो TLC बोले तो 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, समझ रहे ना। बीच में एक पानी है तो वो दोनों को अलग करता है, समझ गए। उसके बाद आपको एक डेक्कन चैनल है वो भी अलग करता है। तो हम बात करते हैं जाड़वा जनजाति की। तो जाड़वा जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार में मिलेगी आपको, समझ रहे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक जनजाति है। जाड़वा जनजाति कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना रह रहा है इस अंडमान निकोबार के जंगलों में, और 1990 तक इस जनजाति का कोई पता नहीं था। 1990 तक जो जनजाति थी यहाँ अंडमान निकोबार में, तो 1990 तक जाड़वा जनजाति का कोई अता पता नहीं था, जाड़वा जनजाति के। अच्छा यहाँ का नियम क्या है, तो पहले 1990 से पहले जब कोई लोग जाते थे ना इसके क्षेत्रों में, तो ये लोग उसको मार दिया करते थे। यहाँ का एक नियम बहुत ही खराब है इन लोगों का, जाड़वा जनजाति का। बच्चा, अच्छा यहाँ के लोग काफ़ी बहुत छोटे कद के होते हैं और बहुत काले होते हैं, जाड़वा जनजाति के जो लोग होते हैं, समझ रहे ना। तो अगर बच्चा अगर किसी कारणवश अगर थोड़ा गोरा हो गया तो समझिए कि बच्चे को बाप को मार दिया जाता था। आप पूछिए क्या है, जैसे ही बच्चा गोरा होता था तो यहाँ के जाड़वा जनजाति को लगता था कि इसका जो बाप है ना ये हमारे समुदाय का नहीं है, ये कहीं दूसरे समुदाय का है, और इसीलिए उसको आरोपी समझ के मार दिया जाता था। तो वहाँ गोरा होना किसी जुर्म से कम नहीं था, समझ रहे हैं ना। यहाँ की ये खूबी थी। लेकिन अब धीरे धीरे अब इस लोग का जो स्थिति है अब नॉर्मल हो गई है, समझ रहे हैं ना। तो ये जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में जाड़वा जनजाति। और ये बहुत काले रंग के होते हैं और बहुत छोटे कद के होते हैं। और इनकी सबसे एक बहुत सख्त नियम था कि वहाँ कोई बच्चा गोरा पैदा नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। गोरा पैदा होने का पीछे ये वजह था कि उसको ऐसा एहसास होता कि उसका बाप हमारे समुदाय का नहीं, क्योंकि वो पूरा समुदाय काला था, समझ रहे हैं। और इसीलिए उसको लगता था कि ये किसी दूसरे समुदाय से हमारे समुदाय में आ गया जो कि अपराधी है, मार दिया जाता था उसे, समझ गए ना। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आंसर इसका अंडमान निकोबार, सीधा अंडमान में आंसर है इसका। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि अंडमान निकोबार साथ में आ जाएगा, कभी भी अंडमान अलग आ जाता है, निकोबार अलग आ जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अंडमान की बात करें तो आप हमारे जो काले पानी की सज़ा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी, अंडमान में ही दी जाती थी। भारतीयों को जो कहा अंग्रेजों लोग जो देता था काले पानी की सज़ा। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था, मालूम है, नहीं मालूम। चलिए अब भारत के जंगलों में तरह तरह के जानवर हैं, हाथी है, शेर है, क्या बोलते हैं, बाघ है, हिरण है, बहुत तरह के जानवर है।
तो वन्य जीव संरक्षण के लिए अब हुआ ये कि देखा कि भारत में जो बाघ की संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, समझ रहे ना। तो बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1973 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया जिसका नाम था टाइगर वन्य जीव संरक्षण, समझ रहे ना। मतलब बाघ के लिए बनाया गया था, उसका हालांकि नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, अगर बात करें उत्तराखंड की तो पहली बार उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान, समझ रहे हैं ना। और ये किसका मतलब सुरक्षा प्रदान करता था? बाघ के लिए बनाया गया था। और ये कहाँ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में। ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तराखंड में। उसके बाद आपसे अगर पूछ लेगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो बंगाल में। सुंदरवन का डेल्टा का नाम नहीं सुने हैं? सुंदरवन, वहाँ अभी भी लोग रहते हैं सुंदरवन में, समझ रहे ना। बंगाल की खाड़ी में ये जो इधर से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर के जो डेल्टा बनाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, उसी में सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, समझ रहे ना। वहाँ जो श्वेत टाइगर जो पाया जाता है कहाँ मिलता है? वो सुंदरवन में ही मिलता है, समझ रहे। तो मैंने तो जब गया था मैंने एक बार बंगाल, तो वहाँ के लोग जब मिले थे तो वो लोग, एक मज़दूर था तो वो बोल रहा था कि मैंने पूछा कि आप कहाँ से? तो बोला सुंदरवन से। तो मैंने बोला अच्छा सुंदरवन तो मैंने पढ़ा है। तो बोला हाँ, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा टाइगर होता है, हम लोग को बहुत डर लगता है, रात को हम लोग निकलते नहीं हैं। उन लोग का भाषा सुनने बहुत मज़ा आता है, बंगाली बोलता है। तो ये सुंदरवन का अगर पूछेगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो बंगाल में। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये असम में राष्ट्रीय उद्यान। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है आप लोग के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो असम में। उसके बाद आपसे पूछ लेगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरला में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, समझ गए ना। उसके बाद आप लोग से पूछ लेगा बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जगह से नाम नहीं पता चल रहा है क्या? मध्य प्रदेश, MP में, समझ रहे हैं ना। तो ये सब याद रखिएगा, ज़्यादातर ये सब आपसे पूछ लेगा, कभी भी पूछ लेगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में है तो असम में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो तमिलनाडु में है, केरल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। और बाघगढ़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो बांधगढ़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। चलिए 27 मिनट हो गया। अच्छा, इसको वैसे ही मार देते हैं। अगला सवाल क्या है? ये हो गया। अगला सवाल है नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीति आयोग का प्रारंभ आपको 2015 में हुआ था, समझ रहे। चलिए, यदि आप लोग समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए, धन्यवाद।